Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सहर कमाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल की इंग्लिश पावर्ड बाय गैप श्रॉफ। वीडियो शॉर्ट है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो लंबी होने पर बोर भी शायद आप लोग हो जाते हैं, इस वजह से मैं वीडियो तो शॉर्ट करूंगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर करके जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो वादे के मुताबिक ग्रामर सेक्शन से ये मैं अपनी थर्ड वीडियो लाया हूँ। एक्चुअल में ये दोनों ही वीडियो के बाद ये फर्स्ट वीडियो होगी जो कि आपका एक सिलेबस प्रॉपर स्टार्ट होगा, लेकिन सेंटेंस की वीडियो बनाना ज़रूरी था इस वजह से। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि मैं जनरली अपनी वीडियो में कहता हूँ कंसेप्चुअल कॉम्प्रहेंशन। अगर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखें, अदरवाइज़ जो भी थंबनेल में लिखा है उसी को आप फॉलो करें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। देखने में तो एक डेफिनेशन है, व्हाट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस की हमने डेफिनेशन लिख दी है। एक्चुअल में बिना टॉपिक जाने, बिना टाइटल को जाने अगर हम किसी चीज़ को करेंगे ना तो शायद हम गड्ढे में गिर जाएंगे और शायद हमसे जो एग्जाम में ऑप्शन है वो भी गलत हो जाते हैं बिना कंसेप्चुअल कंप्रहेंशन के। सो हम लोग यहाँ पर बहुत ही स्लो चलेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो लेके चलेंगे और आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ये प्रॉमिस है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो ये बीच में स्किप कर देना वो आपकी मर्ज़ी, एज यू विश। जब भी कोई वीडियो को देखें ज़रूर पूरी देखें, अदरवाइज़ ना ही देखें। तो सिंथेसिस अगर आपको मालूम है तो इसको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं। व्हाट इज़ सिंथेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। संश्लेषण जैसे आपने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण एक हिंदी टर्म है। फोटोसिंथेसिस, उसमें कई एलिमेंट्स मिल करके पेड़ के लिए खाना तैयार करते हैं। सो कई एलिमेंट्स से मिल करके एक चीज़ बनती है, फूड, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, वाटर भी होता है, सनरेज भी होती है, तब जाकर के उसमें फूड प्रिपरेशन होता है। उसी तरह से हम देख रहे हैं सिंथेसिस। इसको इसलिए कहा गया, जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो मम्मी से आकर के हम अपनी बात को 4 सेंटेंसेस बोलते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम 4 सेंटेंसेस बोले कि मम्मी एक आदमी था, वो मोटा था, वो भाग रहा था, वो रो रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि हम वाह बाद में लगाएं। उसी बात को हम ये भी कह सकते थे कि मम्मी एक मोटा आदमी था, वह दौड़ रहा था या वह रो रहा था, व्हाटएवर। तो वो प्रोसेस ही कहलाती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, वो प्रोसेस ही सिंथेसिस कहलाती है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस जो कि अपने आप में सिंपल सेंटेंस हों उनको कंबाइन कर दें और एक नया सेंटेंस बनाएं। तो वो या तो सिंपल सेंटेंस बनेगा या कंपाउंड बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एक डेफिनेशन है सिंथेसिस की कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू ईदर अ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या तो वो सिंपल बनेगा या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बहरहाल सिंथेसिस का मतलब ये निकला। तब आप जानेंगे जब आप सेंटेंसेस को ऐड कर रहे होते हैं। यूपी बोर्ड में 11th-12th में एग्जाम में भी आता है कि इसको सिंपल बनाएं, इसको कॉम्प्लेक्स बनाएं और कंपाउंड बनाएं। कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आप कोई भी कंजंक्शन उठा करके, एज उठा करके, बिकॉज की जगह बिकॉज उठा करके, सिंस की जगह या सिंस को उठा करके एंड की जगह लगा देते हैं। आप सोचते हैं आपसे सही हो गया, क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है। तो बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर आप कुछ करेंगे तो यही होगा। 9th, 11th, 12th में CBSE बोर्ड में भी जब आप अच्छी राइटिंग की सोचते हैं या आपसे एक उम्मीद की जाती है कि आप अच्छा पैसेज लिखें, तो उस अच्छे पैसेज में आपके पास अच्छे खासे रूल्स रेगुलेशंस हो इंग्लिश लैंग्वेज के, तब जाकर के आप अपने बहुत से वर्ड्स को एक छोटे स्ट्रक्चर में सीमित कर पाएंगे। तो वो सिंथेसिस ही ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि अपने बड़ी बड़ी बातों को हम छोटे वे में कैसे करें। तो देखते हैं कि इसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। लास्ट वीडियो मैंने सेंटेंस के ऊपर बना रखी, उसमें थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया था, लेकिन अब चूँकि प्रॉपर हम सिंथेसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग सिंपल सेंटेंस को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। मैंने सिंथेसिस का पहला टॉपिक लिखा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज़ द सिंपल सेंटेंस। जब आपसे पूछा जाए सिंपल सेंटेंस क्या है तो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन आप ये बताएंगे, अ सेंटेंस दैट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। क्या सिंपल सेंटेंस इतना आसान है समझने में? इस डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा, शायद समझ में आ जाए इफ़ यू आर द इंटेलिजेंट। बट क्वेश्चन यहाँ पर अब ये होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है, और नंबर 2 कि इसमें हमने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। 5 एग्जाम्पल में क्या आप फाइंड आउट कर पाएंगे कौन सा सिंपल सेंटेंस है? इफ़ आई डोंट डिस्क्राइब दिस वर्ड सो कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज 5 सेंटेंसेज आर सिंपल सेंटेंसेज। इसमें से कितने सिंपल सेंटेंसेज हैं और कितने नहीं हैं, ये 5 है या 5 नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने कर लिया हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ।
मैंने पांचों ही सेंटेंस में एक वर्ब यूज़ करी है जो आप देख रहे होंगे, टीच, जिसके अलग अलग फॉर्म मैंने यूज़ करे हैं। ठीक है, तो पहले, दूसरे और तीसरे सेंटेंस में आ जाइए। पहले सेंटेंस में आई एम टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स एंड ही टीचेज इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स एंड दे हैव टॉट इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स फॉर 5 years, जो लिखा हुआ है। एक्चुअली फाइनाइट वर्ब अगर हम डिफाइन करें तो फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, जो चीज़ निश्चित हो। इंग्लिश में आप इसे फिक्स भी कह सकते हैं या डेफिनिट भी कह सकते हैं। आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो डेफिनेट का मतलब फिक्स और फिक्स का मतलब निश्चित, और निश्चित को ही हम फाइनाइट कह सकते हैं। फाइनाइट जो अपने आप में लिमिट हो या लिमिटेड हो, बहरहाल। सो फाइनाइट का मतलब ये हुआ, एक ऐसी वर्ब होती है जो कि अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन और या उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को चेंज कर लेती है। फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर और द पर्सन और द टेंस ऑफ द सेंटेंस, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में डिफाइन कर दिया गया, हिंदी में ये कि वो वर्ब जो अपने आप को परिवर्तित कर ले, अपने रूप को परिवर्तित कर ले। किसके हिसाब से? या तो सब्जेक्ट के नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से अपने आप को चेंज करें, या तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसे हम पर्सन के नाम से जानते हैं, और या फिर सेंटेंस का जो टेंस होता है, कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो वो टेंस में लिखा जाता है जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट व्हाटएवर। तो इन टेंसेस के अकॉर्डिंग है तो चेंज करें। तो मैंने फर्स्ट 3 सेंटेंस जो लिखा है, आई एम टीचिंग, जनरली बहुत ईजी सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है, इज एम आर एन ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर ही टीचेस सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से टीच वर्ड को हमने टीचिंग लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से हमने टीचिंग वर्ड को टीचर्स लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर टॉट आ गया। अब ये वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। शायद आपको ये चीज़ ना समझ में आ रही हो कि नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी। तो मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, आई जस्ट फॉरगेट टू राइट इट डाउन। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, ही इज़, सॉरी, आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स आगे। सो आई एम टीचिंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है, ही टीचेस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को है, आई टीच ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को हैं। यहाँ पर ही को सिंगुलर माना गया तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब ने एस फॉर्म या ES फॉर्म लिया, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म जनरली कहते हैं। और आई प्लूरल कंसीडर किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। ये टेंस सेम होने के बावजूद भी टीच का टीचर्स लिखा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टीच वर्ड है यह अपने सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, या यहाँ पर आप पर्सन भी मान सकते हैं क्योंकि ये है आपका फर्स्ट पर्सन और ये है आपका थर्ड पर्सन। ठीक, तो फाइनाइट वर्ब अगर आप समझ गए हैं तो अब आप तो बता सकते हैं ना इसमें कितने सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। उसमें लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस दैट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो, फाइनाइट का मतलब जो डिटरमाइन कर रहा हो अपने सब्जेक्ट के नंबर है, पर्सन या सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, उसे हम फाइनाइट कहते हैं। आप बता दीजिए इसमें कितने सेंटेंस है जो जिसमें एक फाइनाइट वर्ब आ रही है। आपने सब में देखा यहाँ इंग्लिश के बाद टू द स्टूडेंट या टू द स्टूडेंट्स लिखा है, देयर इज नो अनदर वर्ब। बट लास्ट 2 सेंटेंसेज में देखिए, यू टॉट इंग्लिश एंड अर्नड 10,000 रुपीज़, 10,000 हाँ 10,000 सॉरी, यू टॉट इंग्लिश एंड अर्न 10,000 रुपीज़। हियर फर्स्ट वर्ब, हियर सेकेंड वर्ब, 2 verbs आर joined। दिखने में सिंपल ही है, बट यू डोंट नोटिस दैट हियर एंड वर्ड इज ऑलरेडी गिवन। लास्ट में आई थॉट इंग्लिश बिफोर यू वर बोर्न, यहाँ पर भी 2 सेंटेंस आ गए, आई सब्जेक्ट, यहाँ पर यू इसका सब्जेक्ट। सो अब ये कैसे सिंपल हो सकता है, क्योंकि ये तो बिफोर से ऐड है। हियर इज ऑल्सो द कंजंक्शन गिवन, यहाँ पर भी कंजंक्शन दिया, यहाँ पर भी कंजंक्शन दिया। जहाँ पर भी कंजंक्शंस आ गई, जहाँ पर भी अगर कंजंक्शन आई तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस के जो प्रोसेस हैं, जो रूल्स हैं वो अलग होते हैं,
और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के अलग होते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो आपको पहचानने के लिए तो आप परेशान नहीं हो, पहचानेंगे और आज के बाद आप बताएंगे भी, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बहुत ईजी आसान तरीका होता है उसको पहचानने के लिए। बस ये क्या है ना कि हम लोग जल्दी जल्दी में एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी जल्दी में हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी करते हैं, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट बाई चांस माइंड से निकल गया तो फिर कंसेप्ट क्लियर ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को एंड तक देखें, अदरवाइज वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं एज यू विश। सी, these are at least 8 ways to form one simple sentence by using 2 or more simple sentences। यहाँ पर 8 तरीके लिखे गए। ये 8 तरीके फॉलो होते हैं। कैसे फॉलो होते हैं आपको सब मालूम होगा, लेकिन वही है जब आप जनरली अपने टीचर से पूछते हैं, शायद तफरी लेने के लिए, मजाक करने के लिए कि सर इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए। घोड़ा भड़क के अकड़ गया, या पेड़ की डाली चर्र से गिर गई, कुत्ता भौंकते भौंकते लपका। इस तरह के सेंटेंसेस बड़े ऊटपटांग भी होते हैं और एंड इट इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर टीचर्स, बट एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक नॉट फॉर टीचर्स, फॉर यू। आप सोचते हैं कि इनका ट्रांसलेशन मुमकिन ही नहीं है, बट एक्चुअल में मुमकिन है, लेकिन तभी आप बना पाएंगे जब आप टेंस से बाहर निकलेंगे। आपकी इंग्लिश टेंस तक रह जाती है, तो टेंस से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आप थोड़े से हाई और डीप लेवल पे स्टडी करिए। सिंथेसिस ये देखने में तो बड़ी इजी है, लेकिन है नहीं। ये जो इस तरह के ऊटपटांग ट्रांसलेशन होते हैं ना, वो इनके थ्रू ही पॉसिबल है। हालांकि इस तरह के ट्रांसलेशन आपको गूगल में मिलेंगे नहीं, ये तो हमारी खुद की इंडियन भाषा है जो हम लोग इस तरह का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आप सांप सरकते सरकते सरक गया, इस तरह का ट्रांसलेशन आपको सिर्फ स्नेक मूव्स ही लिखा मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वह पढ़ते पढ़ते सो गई, वह मुस्कुराते हुए चली गई, इस तरह के ट्रांसलेशन इसमें, जिसमें लगता तो है ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन कैसे फॉर्म हो। अगर आपसे कहा जाए कि वह मुस्कुराते हुए बाहर चली गई, तो इस तरह के ट्रांसलेशन का कैसे, अब आप एक्चुअल में फंस जाते हैं सिर्फ एक वर्ब को देखते हुए, है ना। तो जो वो वर्ब हम लोग देख रहे होते हैं, एक्चुअल में उसमें 2 वर्ब होती हैं या 3 वर्ब होती हैं। अब वो अगर हम वर्ब पहचान लेते तो उनको हम उसी टेंस में यूज़ कर देते, तो वो मुश्किल हो जाता है। सिंपल है कि सिंपल सेंटेंस को पढ़िए तो सिंपल वे में आप बना लेंगे। चलिए बहरहाल अभी हम लोग बात करेंगे इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो हमारे पे 8 तरीके हैं कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? इन्फिनेटिव। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? प्रीपोजिशन को हम जीरंड और नाउन से पहले यूज़ करेंगे। तो जीरंड क्या है या इन्फिनेटिव क्या है, इनके यूजेस कैसे होंगे। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, ये वर्ड फ्रेज क्या होता है। बाय यूजिंग एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या है या नॉमिनेटिव वर्ड का मतलब क्या है। बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन, शायद ये भी आपने सुना ज़रूर हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस इन टर्म्स ऑफ नाउन। नाउन के टर्म्स में इस केस इन अपोजिशन को कैसे यूज़ किया जाए, शायद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ना जानते हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स बिफोर द नाउन एंड बाय यूजिंग और टेकिंग कॉमन वर्ब। ये 8 तरीके हैं। इन 8 तरीकों को हम लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक शुरू हुआ है तो वीडियो यहाँ पर एंड नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ हमने थोड़ा सा हल्का यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ा सा बताया है कि सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होगी। अब कब होगी ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, और किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड कमेंट्स फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।